हो योम का एक सपना था बचपन से। वो एक महान फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था अपने आइडल की तरह, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक नाकाम इंसान बन पाया। जब वो छोटा था उसने अपने पापा को अपना सपना बताया। उसके पापा ने कहा कि उसमें कुछ खास टैलेंट है। छोटा हो योंग अपने पापा की बातों पर भरोसा कर बैठा। भले ही वो बस दिलासा दे रहे थे, वो जोश में एक फुटबॉल क्लब में भर्ती हो गया। पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो टैलेंटलेस है और उसका कोच उसे छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने भेज देता है। उसी दिन हो येओम को लगा जैसे अटैक ऑन टाइटन वाली दीवार उसके और उसके सपनों के बीच खड़ी हो गई है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और फुटबॉल एकेडमी छोड़ दी। वो बहुत उदास हो गया। उसके पापा ने उसे समझाया कि हर किसी का टैलेंट वक्त पर सामने आता है और शायद वो लेट ब्लूमर हो। पर हो येओम को दोबारा भरोसा नहीं हुआ और उसने फुटबॉल हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो एक लो लेवल जॉब करता है, एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम क्लर्क। एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जाता है जो एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। हो येओंग जलन से बियर पीता रहता है और सोचता है काश मैंने हार न मानी होती, शायद आज मैं भी प्रोफेशनल प्लेयर बन जाता। वो ये बात अपने दोस्त को बताता है जो मजाक उड़ाता है और कहता है अगर तू फुटबॉलर होता तो अब तक बैलन डी और अवार्ड भी जीत चुका होता। वो कहता है अब पछताने से क्या फायदा। हो येओंग को अपने कई छूटे हुए मौके याद आते हैं जो उसने डर की वजह से गंवा दिए थे। वो खुद को कोसता है और सोचता है काश मुझे फिर से एक मौका मिले, मैं अपना सपना जरूर पूरा करता। उसी वक्त उसका दोस्त पूछता है तो हमारे साथ फुटसाइड फुटबॉल खेलने चलेगा। हो येओंग को लगता है ये उसका मौका है खेल से फिर जुड़ने का और वो खुशी से साथ चला जाता है। वहां पहुंचते हैं तो उसे एक घमंडी लड़का दिखता है जो कभी एक प्रोफेशनल प्लेयर था लेकिन इंजरी की वजह से जल्दी रिटायर हो गया। हो येओंग की उससे बचपन से ही ठनी हुई थी और ऐसा लगता है कि युनहो आज भी वो बात नहीं भूला। हमारा हीरो भी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करता। बाहर तेज बारिश हो रही थी लेकिन इंडोर स्टेडियम फुल था तो सबने बाहर ही खेलने का फैसला किया। गेम शुरू होती है। हो येओंग बॉल लेकर आगे दौड़ता है। कभी वो फॉरवर्ड खेला करता था और मानता था कि उसमें शारीरिक और तकनीकी स्किल्स एवरेज खिलाड़ी से कहीं बेहतर थी। वो खुद को प्रूव करना चाहता है कि अभी भी वो वही है। जैसे ही वो बॉल को गोल पोस्ट में मारने वाला होता है युनहो बॉल छीन लेता है। हो येओंग जानता है कि वो एक प्रो से नहीं जीत सकता, पर युनहो की घमंडी स्माइल उसे और उकसाती है। हो येओंग को हमेशा ऐसे चैलेंज की तलाश थी। अब वो युनहो से बॉल छीनकर उसे हराना चाहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। युनहो जानबूझकर बॉल सीधा हो येओंग की तरफ मारता है उसे और चिढ़ाने के लिए। गुस्से में हो येओंग उससे फिजिकल हो जाता है। फिर बाकी प्लेयर्स बीच में आकर दोनों को अलग करते हैं। थोड़ी देर बाद हो येओंग बॉल उठाने के लिए साइड लाइन पर जाता है। तभी बिजली गिरती है सीधी उस पर। बिजली ने जैसे उसे झटका ही नहीं जला ही दिया। उसे लगता है अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो परेशान होता है, ना कुछ अचीव किया ना कुछ बना, ऊपर से बिजली भी मुझ पर ही गिरी। जैसे ही उसकी सांसें छूटने लगती हैं वो खुदा को चिल्लाकर कहता है मेरी जिंदगी वापस दो। तभी वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो सोचता है ये कहाँ हूँ मैं। तभी उसे एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई उसकी दुआ सुन चुका है लेकिन वो भगवान नहीं बल्कि शैतान है। एक हाइब्रिड डेमन क्रोबेट उसके सामने आता है। हो येओंग डर के मारे पैंट गीली कर देता है फिर भी कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग करता है। वो पूछता है क्या तो डेविल है। डेमन जवाब देता है हाँ मैं मेमन लालच का राक्षस हूँ जिसे इंसानों की दुनिया में ब्रेन ईटर कहा जाता है। मेमन हो येओंग से पूछता है क्या तू मुझसे डील करना चाहता है। हो येओंग रुकता है और सोचता है कि आगे क्या कहेगा। डेमन कहता है तो मुझसे दो चीजें ट्रेड कर सकता है, टाइम और एक स्पेशल एबिलिटी। वो समझाता है अगर तू टाइम को चुनता है तो तू 10 से 23 साल पीछे जा सकता है। हो येओंग को आइडिया अच्छा लगता है लेकिन तभी डेमन कहता है कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इसकी कीमत चुकानी होगी। डेमन हो येओंग की छाती में उंगली मारते हुए कहता है कि जितने साल पीछे जाएगा उतने साल उसकी लाइफ से कट जाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुशी खुशी ये डील ले लेता। वो कहता है अगर वो 23 साल पीछे जाएगा तो उसकी उम्र में से 23 साल कम हो जाएंगे लेकिन किसी को नहीं पता कि उसकी कुल उम्र कितनी होगी। हो येओंग हंसता है और कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सोचता है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो उसकी उम्र 100 साल होगी और तब भी वो लंबा जी लेगा और अगर उससे कम भी जिया तो भी वो संतुष्ट रहेगा। अब डेमन दूसरे विकल्प की बात करता है, एक खास ताकत। डेमन बताता है कि वो एक ऐसी शक्ति दे सकता है जिससे हो येओंग दूसरों की टैलेंट्स अपनी बना सकेगा। हो येओंग को ये बात थोड़ा अजीब लगती है लेकिन फिर भी वो ये ऑफर स्वीकार कर लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि डेमन इस शक्ति के बदले कोई कीमत नहीं मांगता। हो येओंग मजाक में पूछता है कि क्या ये कोई अंडरवर्ल्ड की सोशल सर्विस है। डेमन कहता है बस बताओ कितने साल पीछे जाना चाहते हो। हो येओंग तुरंत समझ जाता है कि वो किस उम्र में जाना चाहता है। जैसे ही वो आंख खोलता है वो फिर से 10 साल का बच्चा बन चुका होता है। टीवी पर उसका फेवरेट फुटबॉलर दिख रहा होता है। वो चेक करता है कि उसका शरीर अब सच में बच्चे जैसा है और उसे पता चलता है कि वो पूरे 14 साल पीछे चला गया है। अब वो 3rd ग्रेड में है। वो हवा में पंच मारता है और सोचता है अब मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तभी वो अपने मम्मी पापा को देखता है जो अब बहुत यंग दिखते हैं। दिन भर के दौरान उसके पापा वही पुराना सवाल पूछते हैं, बेटा क्या बनना है। हो येओंग जवाब देता है फुटबॉलर। पापा पूछते हैं क्या आपने आइडल जेसन जैसा। हो येओंग मुस्कुराता है और कहता है उससे भी ज्यादा धमाकेदार। मम्मी पापा हंसते हैं और उसे चीयर करते हैं।
अब चूंकि वो सिर्फ 10 साल का है, उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। वो पापा से पूछता है, मेरी हाइपरनोवा बॉल कहाँ है? पापा उसे बॉल देते हैं, वो बॉल लेता है और पार्क में बाहर जाकर बॉल के साथ ड्रिबल करता है और सोचता है बचपन ही तो सबसे मजेदार हिस्सा था जिंदगी का। अब हो येओंग सोचता है कि डेमन की दी हुई शक्ति ट्राई करके देखी जाए। वो ध्यान लगाता है और एक सिस्टम विंडो सामने आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि अभी उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो उदास हो जाता है। सिस्टम विंडो प्रूव कर देती है कि वो बचपन में भी टैलेंटलेस था। वो सोचता है कि इस हालात में तो वो बॉल बॉय बनने लायक भी नहीं है। फिर भी वो प्रैक्टिस करता रहता है ताकि अपने छोटे शरीर की आदत डाल सके। उसे लगता है काश कोई मिल जाए जिससे मैं खुद को कंपेयर कर सकूं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्यों बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है जब तुझे खेलना नहीं आता? उसका जानी दुश्मन युनहो आता है। हो येओंग उससे तुरंत बहस करने लगता है, लेकिन इस बार वो उसे घूंसा नहीं मारता। वो सोचता है कि क्यों ना उसकी स्किल्स को ध्यान से देखा जाए। जैसे ही वो युनहो को देखता है, सिस्टम विंडो फिर से खुल जाती है। अब उसमें लिखा है कि युनहो के पास 2 टैलेंट्स हैं, फुटबॉल प्रोडिजी और पावरफुल मिड रेंज शॉट। सिस्टम बताता है कि अगर हो येओंग को युनहो की टैलेंट कॉपी करनी है तो उसे उसके साथ 60 मिनट तक फुटबॉल खेलना होगा। हो येओंग बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि डेमन मेमोन की दी गई शक्ति से वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की टैलेंट्स भी देख सकता है। हालांकि हो येओंग को समझ आता है कि युनहो उतना भी महान नहीं है जितना वो सोचता था। उसका टैलेंट सिर्फ बी रैंक का है। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो, ट्राई तो करके देखता हूँ। वो युनहो से कहता है, चल फुटबॉल खेलते हैं। युनो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वे दोनों 60 मिनट तक खेलते हैं, जहां युनो उसे बुरी तरह से पीटता है। युनो कहता है, पेड़ के साथ खेलूं तो ज्यादा मजा आएगा, तू तो किसी काम का नहीं। लेकिन हो येओंग का मकसद पूरा हो जाता है। 60 मिनट बाद सिस्टम उसे 2 टैलेंट्स में से एक चुनने को कहता है और वो रैंक फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट को चुनता है। जैसे ही वो स्किल उठाता है, डेमन की मैजिक एक्टिव हो जाती है और वो टैलेंट उसकी स्टेटस विंडो में कॉपी हो जाता है। हो येओंग बहुत खुश होता है। अब वो युनहो के बराबर हो गया है। उसे पता है कि अब वो कितना आगे बढ़ सकता है। ये उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर हो येओंग युनहो को देखता है और पाता है कि टैलेंट कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल पर्सन से वो टैलेंट चला जाएगा। युनहो के पास अब भी उसकी टैलेंट है। सिस्टम दिखाता है कि अगली टैलेंट जो सी रैंक की है, कॉपी करने के लिए उसे युनहो के साथ 50 मिनट और फुटबॉल खेलनी होगी। युनहो जाने लगता है, लेकिन हो येओंग उसे थोड़ा और खेलने के लिए कहता है। युनहो कहता है कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं खेलता जो खुद ही बेकार है, लेकिन हो येओंग उसे स्नैक्स का लालच देकर मना लेता है। आखिर युनहो अभी बच्चा ही है। फिर दोनों दोबारा खेलते हैं और 50 मिनट बाद हो येओंग थक जाता है, लेकिन अब वो युनहो की दूसरी स्किल भी कॉपी कर सकता है। युनहो कहता है कि तू तो एक ही प्रैक्टिस में काफी अच्छा हो गया है। हो येओंग मन ही मन मुस्कुराता है और उसका थैंक्स करता है। वो इतना खुश है कि सोचता है उसे अच्छे क्वालिटी के स्नैक्स दिला दो, लेकिन तभी युनहो कहता है, तेरी मम्मी डांटेगी नहीं महंगे स्नैक्स खरीदने पर, तू तो गरीब फैमिली से है ना। ये सुनते ही येओंग को गुस्सा आ जाता है। उसे याद आता है कि युनहो का नेचर हमेशा से ही घटिया था। वो दिखावे में उसे पंच मारने का एक्ट करता है, फिर पैसे दिखाकर भाग जाता है और कहता है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। युनहो गुस्से में तिलमिला जाता है, लेकिन हो येओंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घर चला जाता है। घर जाते वक्त हो येओंग सोचता है कि सिर्फ एक इंसान की स्किल कॉपी करना काफी नहीं है, उसे मेहनत और किस्मत की भी जरूरत है ताकि जो टैलेंट उसने चुराई है वो सच में खिल सके। उसे एक यूट्यूब वीडियो याद आता है जिसमें 5 साल का बच्चा फुटबॉल खेल रहा था और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसे स्काउट किया था। लेकिन उसके टाइम में तो स्मार्टफोन भी नहीं है। उसे फेमस होने और मौके पाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। वो सोचता है, अगर मैं टीवी पर आ गया तो मुझे और टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल सकता है। और फिर उसे एक परफेक्ट मौका याद आता है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के दौरान होता है। उसे याद है कि उस प्रोग्राम में से 10 बच्चे प्रोफेशनल प्लेयर बने थे और एक था कांग चेल, जिसे एक बड़ी क्लब ने स्काउट किया था। हो येओंग सोचता है, अगर मैं इस प्रोग्राम में चला गया तो ये मेरा गोल्डन टिकट होगा सक्सेस के लिए। वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि वो शूट डोरी नाम के यूथ प्रोग्राम में जाना चाहता है। ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। उसके मम्मी पापा ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना क्योंकि ये तब तक फेमस नहीं हुआ था। लेकिन हो येओंग जानता है कि यही वो कैनन इवेंट है जिसने कोरियन फुटबॉल का भविष्य बदला था। पापा न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि शूट डोरी एक ऐसा प्रोग्राम है जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रेन करता है, वो भी सेलिब्रिटी कोचेस के अंदर, ताकि टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढा जा सके। ऑडिशन जल्दी ही होने वाले हैं। हो येओंग अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ। वो दोनों सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, अगर तुम करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। काश मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होते। थोड़े समय बाद ऑडिशन का दिन आ जाता है। हो येओंग उस ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाता है जहां ऑडिशन हो रहे होते हैं। ऑडिशन के जज होते हैं किम जोंग कुक, जो एक सिंगर और पार्ट टाइम फुटबॉलर हैं, और बाकी 2 जज शो की प्रोडक्शन टीम से होते हैं। प्रोड्यूसर को ज्यादा स्किल्स से मतलब नहीं होता। वो चाहता है ऐसे बच्चे जो व्यूअर्स का ध्यान खींच सके, चाहे टैलेंट हो या क्यूटनेस। वो बहुत सारे बच्चों का ऑडिशन लेते हैं और उन्हें चुनते हैं जो या तो अच्छे खिलाड़ी हो
या फिर ज्यादा एंटरटेनिंग। अब बारी आती है योंग की। प्रोड्यूसर देखता है कि उसका हाइट, लुक्स, रिज्यूमे सब कुछ एवरेज है। एक ही चीज उससे दूसरों से अलग है, उसका कॉन्फिडेंस। जजेस उससे कहते हैं दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। हो येओंग उन्हें जगलिंग करके दिखाता है और सब जजेस उसकी परफॉर्मेंस से हैरान हो जाते हैं। प्रोड्यूसर सोचता है ये तो पक्का स्टार मटेरियल है। उसे नहीं पता था कि हो येओंग ने इस परफॉर्मेंस के लिए पूरा महीना प्रैक्टिस की थी, एक 24 साल के आदमी के दिमाग और यूनहो से कॉपी की गई टैलेंट के साथ। हो येओंग ने सब जजेस को चौंका दिया, जैसे वो कोई जीनियस हो। कोच यूंगकुक हो येओंग को थोड़ा और टेस्ट करना चाहता है। वो कहता है कि अब वे 1-on-1 मैच खेलेंगे जिसमें वो डिफेंड करेगा और हो येओंग को उसके खिलाफ गोल करना होगा। हो येओंग कॉन्फिडेंट है, उसे लगता है कि एक ही गोल करना है तो ये तो आसान है, लेकिन यूंगकुक को उम्मीद नहीं है कि हो येओंग गोल कर पाएगा, और अगर वो नहीं भी कर पाया तो भी उसे डिस्क्वालीफाई करने का कोई इरादा नहीं है। असल में वो तो बस चाहता है कि कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाएं ताकि प्रोग्राम के प्रोमो में अच्छे लगें। जैसे ही हो येओंग बॉल लेकर उसकी तरफ ड्रिबल करता है, यूंगकुक सोचता है कि चलो थोड़ा इजी खेलता हूं, लेकिन तभी हो येओंग उसे तेजी से क्रॉस करके निकल जाता है और गोल मार देता है। यूंगकुक हैरान रह जाता है, उसे लगता था कि हो येओंग सिर्फ जगलिंग में अच्छा है, लेकिन वो तो असली मैच में भी कमाल है। वो कहता है चलो एक बार फिर ट्राई करो, इस बार मैं सीरियसली खेलूंगा। अब वो सच में जानना चाहता है कि क्या ये लड़का वाकई जीनियस है या नहीं। हो येओंग बॉल लेकर फिर से उसके पास जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वो उसे पास नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे हटता है और एक पावरफुल मिड रेंज शॉट मारता है और दूर से ही गोल कर देता है। कोच समझ जाता है अब और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हो येओंग ने प्रूव कर दिया है कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है। हो येओंग भी नोट करता है कि प्रोडक्शन टीम का रिएक्शन पॉजिटिव था, इसका मतलब है कि उसका सिलेक्शन पक्का है। वो सोचता है मेरी मेहनत रंग लाई, अगर शो में भी ऐसी परफॉर्मेंस रही तो वो जरूर स्टार बन जाएगा। अब वो सपनों में खो जाता है, सोचता है कि कैसे बड़े क्लब्स उसे चुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कॉमचोल जो शूट डोरी से निकला सबसे फेमस फुटबॉलर था। हो येओंग भी उसी की तरह बनना चाहता है, बार्सिलोना या रियल मैड्रिड में खेलना चाहता है। इन्हीं ख्यालों में होता है कि यूंगकुक उसके पास आता है और फिस्ट बम्प देते हुए कहता है मैं ही इस प्रोग्राम का कोच बनूंगा। उसी समय हो येओंग के मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं और यूंगकुक को देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे कहीं देखा है। येओंग उन्हें बताता है ये एक फेमस सिंगर है, मुझे रेसिस्ट नहीं लगना, लेकिन क्या सारे कोरियन लोग एक जैसे नहीं दिखते। हो येओंग के पापा और यूंगकुक तुरंत बातचीत करने लगते हैं और फिर यूंगकुक प्रोडक्शन टीम के पास लौट जाता है, लेकिन जाने से पहले वो हो येओंग को बेस्ट ऑफ लक विश करता है। जैसे ही वो जाता है हो येओंग अपनी स्टेटस विंडो देखता है, उसमें दिखता है कि वो यूंगकुक की कोई स्किल कॉपी कर सकता है अगर वो उसके साथ 60 मिनट तक एक्सरसाइज करे। लेकिन दिक्कत ये है कि यूंगकुक की स्किल्स है बॉडी बिल्डिंग और सिंगिंग, जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। हो येओंग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहता है। वो यूंगकुक के पास जाकर कहता है आप मुझे कोई अच्छा प्रोटीन सजेस्ट कर सकते हैं, बस यही शब्द किसी भी बॉडी बिल्डर को खुश करने के लिए काफी है। और यूंगकुक तुरंत उसे अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताने लगता है। हो येओंग बात आगे बढ़ाता है और कहता है कुछ अच्छे एक्सरसाइज भी सिखा दीजिए ना। यूंगकुक खुश होकर उसे एक्सरसाइज भी सिखाता है। सच में हो येओंग को पता है कैसे चीजें अपने हक में लानी है। अब दोनों बात करते हैं सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज और फुटबॉल के बारे में, और धीरे धीरे 1 घंटा पूरा हो जाता है। येओंग अब यूंगकुक की स्किल कॉपी कर सकता है। वो सी रैंक टैलेंट स्कल्पेड मसल्स चुनता है जिससे उसकी फिजिक बेहतर हो सकती है। उसे लगता है जैसे उसकी मसल्स तुरंत स्ट्रांग हो गई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पहले जिम जाने के बाद महसूस होता है। फिर हो येओंग के पापा यूंगकुक के पास जाते हैं और कहते हैं आपने जो हमारे बेटे के लिए टाइम निकाला उसके लिए कैसे थैंक्स कहें। यूंगकुक हंसकर कहता है मुझे भी उसके साथ खेलकर मजा आया। 2 हफ्ते बाद हो येओंग के पापा को कॉल आता है और बताया जाता है कि उनका बेटा शूट डोरी के लिए सेलेक्ट हो गया है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, हो येओंग को उठाकर जुलाते हैं और उसे बधाई देते हैं। शुरुआत में हो येओंग को थोड़ी चक्कर सी आती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे याद आता है 16 सितंबर 2002 जब उसका नाम शूट डोरी के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में आया था। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस रफ्तार से उनका बेटा जल्दी ही टीवी पर आने वाला है और बड़ा स्टार बनने वाला है। हो येओंग के मन में भी एक अलग सी गर्माहट होती है क्योंकि ये उसकी पहली सच्ची उपलब्धि थी जो उसने टाइम ट्रैवल करके वापस आने के बाद हासिल की थी। उसे फेमस बनने या ब्रांड एड्स करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका सिर्फ एक सपना है अपनी स्किल्स दिखाना और दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनना। वो फुटबॉल को पकड़े हुए भविष्य के सपने देखता है जहां वो दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेलेगा, लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हो येओंग बाहर भागकर फुटबॉल खेलने चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि भले ही उसके पास चीटिंग स्किल्स है फिर भी उसे बहुत कुछ सीखना है। शायद उसने टैलेंट चोरी किया हो, लेकिन उसके पास अभी भी बेसिक स्किल्स की कमी है
जो उसे पीछे कर रही हैं। उसने सबसे पहले जगलिंग की प्रैक्टिस शुरू की क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे ठीक से गेम में यूज नहीं कर पाता। वो रोजाना जगलिंग की प्रैक्टिस करता है दिन पर दिन, और धीरे धीरे उसे अपने में सुधार दिखता है। सुबह जगलिंग और दोपहर में पार्क जाकर स्टेमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग। कुछ ही दिनों में शूट डोरी प्रोग्राम शुरू हो जाता है और पहला मैच इवैल्यूएशन होने वाला है, जिससे पहले हो येओंग की टेंशन बढ़ जाती है। उनका मैच कोरिया की बेस्ट जूनियर फुटबॉल एकेडमी से है। प्रोड्यूसर कोच से कहता है कि अपनी टीम को फुल पावर में खिलाओ। उसे फर्क नहीं पड़ता कि शूट डोरी की टीम 20 गोल से हार जाए, उसे बस इतना चाहिए कि बच्चे रोएं ताकि ऑडियंस इमोशनल हो जाए। क्या गजब का आदमी है। वो सोचता है कि जब बच्चे धीरे धीरे बेहतर प्लेयर और टीम बनेंगे तो दर्शक उनकी प्रोग्रेस देखकर इम्प्रेस होंगे और शो हिट बन जाएगा। उसे हो येओंग से थोड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि उसका प्रमोशनल वीडियो बहुत हिट हुआ था। उसे लगता है भले ही जीत की उम्मीद ना हो येओंग का एक गोल भी शो की पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता है। फिर भी वो मानता है कि अकेले टैलेंट से वो बेस्ट टीम को हरा नहीं सकता। मैच शुरू होता है। शूट डोरी टीम टॉस जीतकर गेम शुरू करती है। हो येओंग सोचता है कि भले ही सामने वाली टीम कोरिया की बेस्ट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम है, लेकिन इस मैच से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसे लगता है कि ज्यादातर लोग तो बस चाहते हैं कि बच्चे क्यूट लगें और यही उसका शाइन करने का मौका है। येओंग बॉल को फुल पावर से शूट करता है और बॉल 2 डिफेंडर्स और कीपर को चीरती हुई नेट में जा लगती है। सब चौंक जाते हैं। हो येओंग ने किक ऑफ के तुरंत बाद मिडफील्ड से शानदार गोल कर दिया। फिर हो येओंग कैमरा की ओर भागता है। ये खेल के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। उसे पता है कि गोल सेलिब्रेशन आइकॉनिक होना चाहिए, तभी खिलाड़ी याद रखा जाता है। इसलिए वो रोनाल्डो का सीयू सेलिब्रेशन चुरा लेता है, जबकि रोनाल्डो ने तो अभी वो बनाया ही नहीं था। पहले वो सिर्फ टैलेंट चुराता था, अब वो सेलिब्रेशन भी चुराने लगा है। इधर अपोजिट टीम के प्लेयर्स और कोच शॉक्ड हैं क्योंकि हो येओंग का लेवल उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। उनके कोच सांग वुन सोचते हैं कि प्रोड्यूसर ने उन्हें झूठ बोला था जब कहा था कि शूट डोरी के बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है। सांग वुन खुद नेशनल लेवल प्लेयर रह चुका है और वो पहचानता है कि हो येओंग का गोल वाकई शानदार था। उसे लगता है कि हो येओंग का टैलेंट नेचुरल है। उसका शूटिंग टेक्निक इतना परफेक्ट है कि उस उम्र के बच्चों में बहुत ही कम होता है। उसे लगता है कि लड़के में बहुत पोटेंशियल है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वो बड़ी एकेडमी टीम लीड ले लेती है। भले ही हो येओंग की शुरुआत जबरदस्त रही हो, वो भी काफी थक चुका होता है, जबकि मैच तो मिनी स्टेडियम में ही हुआ था। उसे लगता है कि उसके टीममेट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना उसने सोचा था। कुछ तो अपनी मीडियोकर परफॉर्मेंस से खुश हैं तो कुछ चोट लगने के कारण रो रहे हैं। हो येओंग सोचता है कि ये सब थोड़े निराशाजनक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब ट्रेनिंग के लिए ही तो आए हैं। वो सोचता है अगर मेरे पास मेरी एडल्ट बॉडी होती तो मैं अकेले ही सबको धूल चटा देता, लेकिन अभी की अपनी स्किल्स और स्टेमिना से वो सबको नहीं हरा सकता। मैच अपने एंड के करीब पहुंचता है और हो येओंग अपने ओपोनेंट से बॉल छीनकर तेजी से गोल पोस्ट की ओर दौड़ता है। हो येओंग चारों तरफ से दुश्मन खिलाड़ियों से घिरा हुआ था क्योंकि उनके कोच को लगा कि चाहे हो येओंग कितना भी टैलेंटेड हो वो इस स्ट्रेटेजी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों की ड्रिबलिंग और जोगलिंग की प्रैक्टिस अब काम आ रही थी। हो येओंग बिजली की रफ्तार से खिलाड़ियों को पार करता है और एक और गोल मार देता है। वो फिर से चोरी किया हुआ सेलिब्रेशन करता है और कमेंटेटर पागल हो जाते हैं क्योंकि उसने अपना 5वां गोल कर लिया होता है। कमेंटेटर उसे मुर्गियों के बीच बगुला कहकर बुलाते हैं, लेकिन हो येओंग जानता है कि वो इतना अच्छा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग एक एडल्ट का है। वो सोचता है कि उसका शरीर एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें सुपर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसकी उम्र के बच्चे उसे हरा नहीं सकते। मैच खत्म होता है और चाम बम क्लब 14-5 से जीत जाता है। हो येओंग थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं होता क्योंकि उसने अपनी स्किल्स दिखा दी थी। वो मैदान पर लेटा हुआ सोचता है कि अब इतना काफी है स्टार बनने के लिए, और वो सही सोचता है। कमेंटेटर भी कहते हैं कि भले ही कौन जीता, लेकिन एमवीपी तो हो येओंग ही है क्योंकि उसने अकेले 5 गोल मारे। प्रेजेंटर उसका इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि कैसा लग रहा है। हो येओंग बोलता है अब भी भूख लगी है। ये लाइन भी उसने एक फेमस फुटबॉलर से चोरी की होती है। इंटरव्यू के बाद वो दौड़कर अपनी मम्मी को गले लगाता है। माँ पूछती है क्या खाना खाएगा डिनर में, चल आज सेलिब्रेट करते हैं। हो येओंग बोलता है चिकन खाना है। तभी सामने से सांग वुन दूसरी टीम के कोच आता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि हो येओंग की फुटबॉल स्किल्स ने उसे गूज बम्प्स दे दिए। फिर वो मम्मी से बात करता है और सीधा मुद्दे पर आता है, मैं आपके बेटे को ट्रेन करना चाहता हूँ। माँ चौंक जाती हैं और पूछती हैं क्या सच में उसमें इतना टैलेंट है। सांग वुन जवाब देता है हमारी अकादमी में बच्चों की टैलेंट जांचने में 3 महीने लगते हैं, लेकिन एक मैच देखकर मैं कह सकता हूँ कि हो जीनियस के करीब है। फिर वो कहता है मुझे पता है वो अभी किसी और फुटबॉल अकादमी में है, मैं उस कोच से बात करूंगा। माँ बताती है उसने कभी कोई फुटबॉल अकादमी ज्वाइन ही नहीं की, बस पापा और दोस्तों के साथ खेला है। सांग वुन कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर पूछता है क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा प्रोफेशनल फुटबॉलर बने। माँ बोलती है हाँ,
ये हो योम के लिए अच्छा होगा। वो पूछती है फीस कितनी होगी। सांग वुन बताता है हमारी एस क्लास होती है जिसमें सिर्फ बहुत टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, उसकी फीस है लगभग 10 लाख वॉन प्रति महीना। माँ सोचती है कि फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये एक प्रेस्टिजियस फुटबॉल अकादमी है। वो मन बना लेती है कि वो अपने बेटे के टैलेंट को निखारने के लिए सेविंग्स यूज करेंगी। तभी हो योम बोल पड़ता है कोच क्या मैं बाद में फीस दे सकता हूँ? जब मैं फेमस फुटबॉलर बनूंगा तो आपको 100 गुना लौटाऊंगा। माँ हैरान रह जाती है, लेकिन सांग वुन हंसता है और कहता है ऐसा एटीट्यूड होना ही चाहिए एक फुटबॉलर में। मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, वेलकम टू द एकेडमी। फिर वो माँ को बताता है कि हमारी अकादमी में स्कॉलरशिप सिस्टम भी है खास टैलेंट्स के लिए। मैं हो योम के लिए रिकमेंडेशन दूंगा, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं उसे प्रोफेशनल टीम्स और विदेश में ट्रेनिंग के लिए भी भेजूंगा। वो हो उनसे पूछता है तुम खुश हो? योंग कहता है बहुत ज्यादा। उसे लगता है दोनों पार्टियां खुश हैं। अकादमी को एक स्टार स्टूडेंट मिलेगा और टीवी शो की वजह से पब्लिसिटी भी, और उसे पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। वो सिर्फ फुटबॉल सीखने पर फोकस करेगा। वो कोच को धन्यवाद देता है और माँ के साथ घर चला जाता है। रास्ते में वो चाम अकादमी के एक लड़के का टैलेंट चेक करता है। उसे पता चलता है कि उस लड़के का टैलेंट C+ ग्रेड फुटबॉल प्रोडिजी है, लेकिन सिस्टम बताता है कि हो योंग इसका टैलेंट कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसका अपना टैलेंट इससे ज्यादा हाई रैंक है। हो योंग हो को धन्यवाद देता है क्योंकि चाहे वो घमंडी था पर उसमें टैलेंट तो था। सांग वुन के पास ये टैलेंट था कि वो दूसरों के टैलेंट को पहचान सके, लेकिन हो योंग को उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास तो सिस्टम है। वो सोचता है कि उसे एकेडमी में किसी एक्सेप्शनल टैलेंट वाले की जरूरत पड़ेगी और फिर वो उसका टैलेंट चुरा लेगा। घर पहुंचते हैं। हो योंग के डैड गुस्सा करते हैं क्योंकि वो सांग वुन से नहीं मिल पाए जो उनके फेवरेट प्लेयर्स में से एक थे। फिर वो कहते हैं कि वो अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और दिन को सेलिब्रेट करने के लिए डोमिनोज की सबसे बढ़िया पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हो योंग जैसे ही पिज्जा आता है वो बचपन की बातें याद करता है जब कभी बाहर खाना बहुत ही कम खाया करते थे। उसे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा था, इसलिए वो कभी पिज्जा की डिमांड नहीं करता था, भले ही उसे खाने का बहुत मन होता था। लेकिन अब वो सोचता है कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो फेमस बनेगा और अपने घर वालों के लिए खूब पैसे कमाएगा। वो पिज्जा एंजॉय करता है और मम्मी पापा का दिल से धन्यवाद करता है। करीब एक हफ्ते बाद शूट डोरी का पहला एपिसोड टीवी पर आता है और बहुत सारे व्यूअर्स इसे देखते हैं। कुछ दिन बाद सांग वुन कॉल करते हैं और हो योंग के डैड को बताते हैं कि हो योंग को स्कॉलरशिप क्लास में सिलेक्ट कर लिया गया है। जहां ये सुनकर सभी खुश होते हैं, तभी उसकी मम्मी दौड़ती हुई आती है और कहती है योंग का फैन कैफे बन गया है। हो योंग और उसके डैड चौंक जाते हैं। वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं और पाते हैं कि पहले से ही 200 मेंबर्स हैं। हो योंग हैरान होता है, लेकिन जब वो कमेंट्स पढ़ता है तो देखता है कि सारे पॉजिटिव नहीं है। उसे साइबर ट्रोलिंग का आइडिया है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि कोरिया में फुटबॉल को लेकर पैशन कितना ज्यादा है। साल 2002 को कोरियन फुटबॉल का गोल्डन ईयर कहा जाता है, लेकिन उसके बाद चीजें नीचे जाने लगी थी। लोग अब नए हीरो की उम्मीद कर रहे थे और हो योंग अब सबकी नजरों में आ गया था। कुछ लोग उसकी क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। पर उसके डैड को ये सब फेक न्यूज और ट्रोलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे किसी ने लिखा था कि हो योंग एक अमीर घराने का बेटा है जिसने शो को स्पॉन्सर किया ताकि उसे लाइमलाइट मिले। डैड गुस्से में आ जाते हैं पर उसकी मम्मी उन्हें शांत कराती है और कहती है जेलस लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो हो योंग से पूछते हैं और हो योंग कहता है मुझे तो ऐसी बेसलेस अफवाहें पसंद है, इसका मतलब लोग मुझसे जलते हैं। फिर भी कुछ ट्रोल्स बहुत भद्दे होते हैं और हो योंग सोचता है कि जल्द ही सबकी बोलती बंद करनी है। अगले दिन वो जाता है चाम अकादमी जहां बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं। हो योंग अपनी जुबान चाटते हुए सोचता है इनके साथ खेलने से मैं और टैलेंट चुरा पाऊंगा, अब मुझे चौथा टैलेंट चाहिए। जब हो योंग बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसकी मम्मी उसका गेम उसके छोटे भाई को दिखा रही होती है। तभी एक औरत उनसे बात करने आती है। वो उन्हें शूट डोरी से पहचान जाती है। वो उन्हें बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर पूछती है तुम्हारे पति क्या करते हैं, क्या वो फुटबॉल खिलाड़ी है? उसकी माँ जवाब देती है नहीं, वो एक सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते हैं। वह व्यंग्य से पूछती है क्या वो उस कंपनी के मालिक हैं? माँ जवाब देती है नहीं, वो उस कंपनी में मैनेजर है। वह तिरस्कार भरे चेहरे से कहती है फिर तुम इस क्लब का खर्च कैसे उठा पाती हो? माँ शांत भाव से जवाब देती है मेरा बच्चा एक स्पेशलिस्ट है, उसे स्कॉलरशिप मिली हुई है, इसलिए मेरे बच्चे को ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। यह सुनकर वह महिला शर्मिंदा हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हो योंग की मम्मी सोचती है अमीर पति होना एक बात है, लेकिन सीमित संसाधनों में अच्छे बच्चों की परवरिश करना उससे भी बड़ी बात है। उधर सांग वुन हो योंग की 10 दिनों में ग्रोथ देखकर बहुत इंप्रेस होता है। वो पहले से कहीं ज्यादा स्किल्ड हो गया है, पर सांग वुन जानता है कि ऐसा अनबैलेंस्ड ग्रोथ हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार टैलेंटेड खिलाड़ी जब ग्रोथ रुकती है तो वो हार मान लेते हैं और अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं। वो चाहता है कि वो योंग सही रास्ते पर बना रहे। उसे इस क्लास में प्रवेश मिला है जहां उसे बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग, पासिंग, पोजिशनिंग, स्ट्रेचिंग और कोलिजन जैसे बेसिक स्किल्स सिखाए गए।
सांगवोन ने ये भी सिखाया कि पास देने के बाद भी मूव करते रहो, भले ही पता ना हो कहाँ जाना है। इससे उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट बेहतर होगा और जैसे ही बॉल आएगा वो तैयार रहेगा। ये स्किल एक स्ट्राइकर बनने के लिए बहुत जरूरी है और हो येओंग अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। हो येओंग इन सब लेसन्स के लिए बहुत आभारी है। जब वो छोटा था उसे लगता था कि अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए बस ड्रिबलिंग और शूटिंग आना काफी है, लेकिन जैसे जैसे उसने गेम के बारे में और सीखा उसे समझ आया कि वो कितना गलत सोचता था। लेकिन इस क्लास में खेलने का एक और फायदा है, अब वो अपने डेमोनिक पावर से दूसरों की स्किल्स कॉपी कर सकता है। सबसे पहले हो येओंग एक सी रैंक की फ्री किक टैलेंट को टारगेट करता है और शूट आउट कॉम्पिटिशन में उस प्लेयर को हराकर वो स्किल हासिल कर लेता है। हालांकि अभी ये स्किल सी रैंक की है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही इसे और बेहतर बना सकता है। पर एक क्लास में उसे इससे ज्यादा खास टैलेंट्स नहीं मिलते जैसी उम्मीद थी, वैसा नहीं था। अब वो अंडर 13 टीम के साथ जाना चाहता है जो एक क्लोज्ड फैसिलिटी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां जाना इतना आसान नहीं है। कोचेस के पास भी ऐसे टैलेंट्स नहीं है जो वो कॉपी कर सके और प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना तो लगभग नामुमकिन है। उसी वक्त वो देखता है कि सांगवॉन किसी से बात कर रहे हैं और हो येओंग तुरंत पहचान जाता है कि वो आदमी चैड है, एक जीनियस फुटबॉलर। चैड न सिर्फ एक ग्रेट फुटबॉलर है बल्कि वो शबाम का बेटा भी है, जो कि कोरियन लेजेंड स्ट्राइकर और इस एकेडमी के फाउंडर हैं। हो येओंग सोचता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी यहाँ क्या कर रहा है और फिर ध्यान देता है कि चैड असल जिंदगी में टीवी से भी ज्यादा हैंडसम है। वैसे मैं तो उल्टा हूँ, पर टीवी पर कभी आया भी नहीं। वो सोचता है कि चैड यहाँ क्यों है और उसे ऑब्जर्व करने लगता है। जब वो चैड और सांगवॉन की बात सुनता है तो उसे याद आता है कि इसी टाइम चैड को यूरोप के एक क्लब से ऑफर मिला था और वो अपना क्लब ड्यू करने वाले थे। हो येओंग को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, रिस्क तो है लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने सिस्टम से चैड के टैलेंट्स को स्कैन करता है और पाता है कि उसके पास 3 जबरदस्त स्किल्स हैं, B+ रैंक की फिजिक, A रैंक की क्विक पासिंग और सबसे बेस्ट U रैंक की स्प्रिंटिंग स्पीड। लेकिन अगर हो येओंग को ये स्किल्स कॉपी करनी है तो उसे चैड के साथ कम से कम 500 मिनट तक ट्रेनिंग या मैच खेलना होगा। अब सवाल ये है, U रैंक का मतलब क्या है? हो येओंग सोचता है कि ये शायद चैड का यूनिक टैलेंट है और अब वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इस बीच सांगवॉन और चैड बात कर रहे होते हैं कि चैड का शेड्यूल बहुत बिजी है और वो काफी थका हुआ है। तभी येओंग उनके पास आता है और कहता है कि उसे चैड को कुछ देना है। चैड हैरान रह जाता है कि ये लड़का उसे कैप पहनने के बावजूद पहचान गया। क्या ये कोई मार्वल मूवी चल रही है? हो येओंग उसे एक एनर्जी ड्रिंक देता है जो थकान मिटाने के काम आती है। चैड उसकी मासूमियत पर हंस पड़ता है। हो येओंग खुश होता है कि उसने पहली छाप अच्छी छोड़ी और सांगवॉन भी इम्प्रेस हो जाते हैं। सांगवॉन चैड से कहते हैं कि इस लड़के को याद रखना, ये नई जनरेशन का होनहार खिलाड़ी है। चैड को कोच की बात पर भरोसा होता है और वो येओंग से पूछता है कि क्या वो उसके साथ खेलना चाहता है। बस यही तो येओंग चाहता था और वो झट से हाँ कर देता है। दोनों साथ खेलते हैं और थोड़ी देर में येओंग थक कर चूर हो जाता है। चैड कहता है कि उसे अपना स्टूडेंट यंग याद आ गया जो आगे जाकर एक एलीट प्लेयर बनने वाला था। अब हो येओंग को लगता है कि चैड ना सिर्फ एक ग्रेट खिलाड़ी है बल्कि एक शानदार टीचर भी है। थोड़ी देर बाद वे दोनों वापस इंडोर जाते हैं और सांगवॉन चैड से पूछते हैं कि क्या उसे अपने डैड का कोई काम नहीं करना था। चैड जवाब देता है कि उसके पापा अभी घर पर नहीं है, बाद में कर लूंगा। फिर वो पूछता है कि क्या कोच चाम ने हो येओंग को खेलते हुए देखा है। सांगवॉन जवाब देते हैं कि अभी नहीं देखा, लेकिन अगली बार जरूर देखेंगे। चैड हंसकर कहता है कि अगर उसके डैड ने हो येओंग को खेलते देख लिया तो शायद वो उसे गोद ले ले और खुद ट्रेनिंग दे। हो येओंग इस मौके को लपक लेता है और कहता है, भाई मुझे अपने घर ले चलो और पाल लो। चैड कहता है कि वो पहले से ही एक अच्छे कोच से ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन हो येओंग उसे खुश करने के लिए कहता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता है और चैड से कुछ अलग ट्रेनिंग मांगता है। चैड कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकता। हो येओंग थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन तभी चैड कुछ सोचता है। वो हो येओंग से उसका एड्रेस पूछता है और फिर पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं। चैड हो येओंग की माँ को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो हर दिन 1 घंटे उसके बेटे के साथ एक्सरसाइज कर सकता है। हो येओंग की माँ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि चैड अपनी मर्जी से ये करना चाहता है तो वो मान जाती है। अगले दिन हो येओंग चैड से मिलता है और दोनों पहले जॉगिंग करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। हो येओंग सोचता है कि वो चैड को काफी परेशान कर रहा है, इसलिए उसे इसका एहसान मानना पड़ेगा। लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा चैड के साथ खेलकर हो येओंग वो कंडीशन पूरी कर लेता है जिससे वो एक टैलेंट कॉपी कर सकता है और वो बिना कोई सोचे समझे चैड की यूनिक स्प्रिंटिंग टैलेंट को चुनता है। चैड अपनी स्पीड के लिए इतना फेमस था कि वो बॉल से भी तेज दौड़ता था, लेकिन जैसे ही वो स्किल कॉपी करता है, सिस्टम बताता है कि इसे पूरी तरह इंटीग्रेट होने में 30 दिन लगेंगे और इस दौरान वो कोई और स्किल कॉपी नहीं कर सकता। हो येओंग चौंक जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन वो समझता है कि इतने हाई लेवल टैलेंट को कॉपी करने के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। उसे 30 दिन का वेट करने में कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि इस दौरान कोई जरूरी मैच नहीं है और उसे इस नई स्पीड की आदत भी डालनी है। वो तय करता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और एक ग्रेट फुटबॉलर जरूर बनेगा। इस बीच शूट डोरी शो की शूटिंग और अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के बीच टाइम जल्दी बीत जाता है। हो येओंग अपना शो और फुटबॉल टूर्नामेंट्स दोनों देखता रहता है और उसे वेन रूनी के धमाकेदार डेब्यू से बहुत मोटिवेशन मिलता है। लगभग एक महीने बाद शूट डोरी में उसका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। इस बार एक स्पेशल मैच है और हो येओंग पहले से ज्यादा नर्वस है क्योंकि इस बार कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स और मीडिया वाले भी वहां मौजूद हैं। उसके पापा उसके पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, घबराना मत, सामने वाले स्ट्रॉन्ग जरूर दिख रहे हैं लेकिन तू भी किसी से कम नहीं। हो येओंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जीत कर दिखाएगा। जैसे ही वो फील्ड में जाता है, कमेंटेटर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसकी मूवमेंट्स अब और शार्प हो गई हैं। वो ये डिस्कस करते हैं कि क्या उसकी स्किल्स इतनी है कि वो इस बड़े चैलेंज में टीम की मदद कर सके। शूट डोरी की टीम को जो चैलेंज मिला है वो है ब्राजील का फेमस फुटबॉल क्लब साओ पाउलो एफसी। शो के प्रोड्यूसर को पता है कि साओ पाउलो एफसी ने कई ब्राजीलियन लेजेंड्स को जन्म दिया है। वो यूथ वर्ल्ड कप के लिए यहाँ आए हैं और प्रोड्यूसर ने किसी तरह उनके साथ एक फ्रेंडली मैच फिक्स कर लिया है। उम्मीद है कि इससे शो की टीआरपी आसमान छू जाएगी। वो पूरी उम्मीद लगाए बैठा है कि हो येओंग फिर से शानदार परफॉर्म करेगा। हो येओंग सिचुएशन को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि चाहे उसने और उसकी टीम ने कितना भी इंप्रूव किया हो, वो अभी भी साओ पाउलो एफसी को हराने के लिए तैयार नहीं है। उनके प्लेयर्स न सिर्फ बड़े हैं बल्कि ज्यादा ताकतवर भी हैं और डगलस कोस्टा भी उस टीम में है जो आगे जाकर ब्राजील की नेशनल टीम का स्टार बनने वाला था। वो इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि उसके पास एक जीनियस से स्किल्स कॉपी करने का मौका है। वो कोस्टा के टैलेंट्स को देखता है और पाता है कि एक है B+ रैंक का फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट, दूसरा है फास्ट लेग्स और तीसरा टैलेंट ऐसा है जो उसे कभी जीनियस बनाता है और कभी एवरेज। इन टैलेंट्स को कॉपी करने के लिए हो येओंग को 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। 1, उसे गोल रोकने होंगे। 2, और स्पीड में जीत हासिल करनी होगी। उसे ये कंडीशन और रिवॉर्ड दोनों बहुत टेम्पटिंग लगते हैं। साओ पाउलो के कोच कार्लोस ने शूट डोरी के कुछ वीडियो देखे हैं और वो सोचता है कि बस हो येओंग को ही फुटबॉल खेलना आता है, बाकी कोई खतरा नहीं। वो कोस्टा से कहता है कि इसे वार्म अप मैच समझो लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए 10 गोल कर देना। फिर वो एक और प्लेयर कैसमियो को बोलता है कि पूरे मैच में हुई येओंग की मार्किंग करे। कैसमियो ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैं उससे बेहतर हूँ, लेकिन कोच कहता है, लड़के ओवर कॉन्फिडेंट मत बन, अगर तू उसे एक भी गोल नहीं करने देगा तो मैं तुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। मैच 8x8 के छोटे फील्ड पर खेला जाएगा। कार्लोस की पूरी स्ट्रेटेजी क्रिएटिव फुटबॉल और हो येओंग को रोकने के इर्द गिर्द घूमती है। कैसमियो को यह पसंद नहीं आता कि सारी अटेंशन हो येओंग को मिल रही है और वो ठान लेता है कि हो येओंग से एक भी गोल नहीं होने देगा। मैच शुरू होता है और साओ पाउलो एफसी की स्किल, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन शूट डोरी टीम से कई लेवल ऊपर साबित होती है। उनकी हाइट और ताकत भी ज्यादा होती है और उनकी चालाक पासिंग कोरियन बच्चों को जल्दी थका देती है। कोस्टा अपनी तेज रफ्तार से डिफेंस को तोड़ देता है और सोचता है कि गोल करना अब बहुत आसान होगा। वो बॉल शूट करता है उम्मीद करते हुए कि गोल हो जाएगा, लेकिन हो येओंग बॉल रोक लेता है और ये देखकर कोस्टा हैरान रह जाता है। कोस्टा और हो येओंग एक दूसरे को घूरते हैं। कोस्टा कहता है, इस बार किस्मत अच्छी थी तेरी। पर जैसे जैसे गेम चलता है हो येओंग बार बार कोस्टा को रोकता है और उसे गोल करने नहीं देता। कोस्टा अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि पहले शॉट के बाद उसे एक भी सही मौका नहीं मिला। कोस्टा गुस्से में हो येओंग से पूछता है, तू डिफेंस में क्या कर रहा है जब तू स्ट्राइकर है। हो येओंग को इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आती पर वो कुछ इंग्लिश शब्दों से अपनी बात साफ कर देता है। हो येओंग कहता है, यो नो गोल टुडे। कोस्टा और भी गुस्से में आ जाता है, जैसे कोई सुपर सैयन बन गया हो। उसे बुरा लगता है कि उसे एक ऐसे प्लेयर ने रोक लिया जो असली डिफेंडर भी नहीं है। कोच ने कहा था ज्यादा मेहनत मत करना, लेकिन अब कोस्टा पूरी ताकत से खेलने का फैसला करता है। अब शूट डोरी की टीम अटैक करती है पर केसमीरो उन्हें अकेले ही रोक देता है और बॉल कोस्टा को पास कर देता है। कोस्टा फिर से डिफेंस को चीरकर गोल की तरफ भागता है। कोरियन गोलकीपर डर के मारे कांप रहा होता है। कोस्टा सोचता है कि बस बॉल को टच करना है और गोल हो जाएगा, लेकिन सरप्राइज, हो येओंग वहां पहले से खड़ा होता है। हो येओंग उससे तेज दौड़कर बॉल छीन लेता है। अब हो येओंग दूसरी टीम के गोल की तरफ भागता है और कोस्टा सोचता है कि अब तो मुझे अपनी पूरी रफ्तार यूज करनी पड़ेगी। वो हो येओंग को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछा नहीं कर पाता। कोस्टा हार मान लेता है, जमीन पर पैर मारता है और गुस्सा निकालता है। कमेंटेटर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और अब हो येओंग पर ध्यान देते हैं, जो अब लॉन्ग शॉट नहीं लेता बल्कि ड्रिबलिंग करते हुए तेजी से ब्राजीलियन डिफेंस को तोड़ रहा होता है। वो कहर बन के डिफेंस को चीरता है और कमेंटेटर्स बोलते हैं कि उसकी ड्रिबलिंग तो जैसे कोई चैट है। अब उसके सामने केसमीरो खड़ा है। हो येओंग उसके टैलेंट्स को पढ़ता है। B+ रैंक का फुटबॉल प्रोडिजी, अच्छी डिफेंस और इंटरसेप्शन स्किल्स। उसे ये स्किल्स पाने के लिए एक सोलो चैलेंज में केसमीरो को हराकर गोल करना होगा। हो येओंग जानता है कि केसमीरो आगे चलकर रियल मैड्रिड में खेलेगा,
इसलिए उसकी स्किल्स को कॉपी करना जरूरी है। वो सोचता है कि एक बार मैं दोनों कंडीशंस पूरी कर दूंगा। केसमीरो सोचता है कि हो येओंग तेज है पर उसे रोक सकता है। हो येओंग तेजी से बॉल उसके पास किक करता है और फिर खुद स्पीड से पहुंच जाता है। केसमीरो दंग रह जाता है क्योंकि उसकी डिफेंस इतनी आसानी से टूट गई। अब हो येओंग गोल के पास पहुंच चुका होता है। गोलकीपर सामने आता है लेकिन हो येओंग दूर से ही बॉल शूट करता है और गोल कर देता है। पूरा स्टेडियम चीयर करता है। हो येओंग ने पहला गोल बहुत ही शानदार तरीके से किया। कमेंटेटर्स भी हैरान रह जाते हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने शूट डोरी टीम को कमा का था। प्रोड्यूसर सोचता है कि हो येओंग ने कोस्टा को हराया, केसमीरो को भी छेड़ा, वो भी एक ही प्ले में। वो सोचता है कि ये एपिसोड धमाकेदार कंटेंट बनेगा। गोल करने के बाद हो येओंग टीम के साथ सेलिब्रेट करता है और सोचता है कि चैड की स्किल वाकई कमाल की है, जैसे कोई चीट कोड हो। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से उसके घुटने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर भी जैसे ही लोग तालियां बजा रहे होते हैं, हो येओंग सोचता है कि ये स्टेडियम अब उसकी लेवल का नहीं है। उसे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उसका असली सपना है पूरे ग्राउंड पर राज करना। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो खुलती है और पूछती है कि केसमीरो के टैलेंट्स में से कौन सा कॉपी करना है। हो येओंग फुटबॉल प्रोडिजी स्किल को और बढ़ाने का फैसला करता है और उसे सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो देखता है कि नई टैलेंट्स कॉपी करने के लिए अब उसे 5 बार सोलो ब्रेक थ्रू करना होगा और हैट्रिक गोल करनी होगी। हो येओंग सोचता है कि वह बची हुई 30 मिनट में ये कर सकता है और फिर वह बॉल इंटरसेप्टिंग टैलेंट कॉपी कर लेगा। इसी बीच ब्राजीलियन कोच कोस्टा को बदलने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोस्टा मुख्य टूर्नामेंट से पहले तनाव महसूस करे। कोस्टा खेलना चाहता है ताकि वह बेहतर कर सके, लेकिन कोच कार्लोस को विश्वास है कि उसे अभी आराम की जरूरत है। वह कोस्टा से कहता है कि वह वापस बेंच पर जाए और सोचे कि उसने हो येओंग से क्या सीखा ताकि वह उसे अपने गेम में शामिल कर सके। यहाँ तक कि अपमानित होने के बाद भी कोस्टा बहुत घमंडी है और कहता है कि वह किसी एशियाई से कुछ नहीं सीख सकता। कार्लोस को गुस्सा आता है और वह कोस्टा से कहता है कि अगर वह रेफरी होता तो उसके रेसिस्ट कमेंट्स के लिए उसे रेड कार्ड दिखाता। फिर वह कहता है कि वह हो येओंग की स्किल्स को एक ऑडियंस की तरह देखे। अगर प्लेयर की तरह समझ नहीं पा रहा तो कोस्टा चौंक जाता है और उसे कार्लोस की बात माननी पड़ती है। दोनों कार्लोस और कोस्टा येओंग को देखते हैं कि वह उनकी टीम की डिफेंस को पार करके गोल करता है। कोच सोचता है कि हो येओंग किसी अलग ही लेवल का प्लेयर है। वह सोचता है कि ऐसा मॉन्स्टर कहां से आया होगा। वह सच जानकर भी विश्वास नहीं कर पाएगा। जल्द ही सालो एफसी अपना पहला गोल करता है और जैसे जैसे मैच का मोमेंटम बदलता है, हो येओंग भी थकने लगता है। उसे पता है कि क्योंकि वह सब कुछ अकेले कर रहा है इसलिए स्टेमिना कम हो रही है। फिर भी वह ब्राजीलियन पावर हाउस के खिलाफ जीतना चाहता है। हालांकि उसकी पूरी कोशिश के बावजूद सालो एफसी ने 9 गोल से 4 गोल से जीत हासिल की और साफ है कि चारों गोल येओंग ने ही किए। कार्लोस इस नतीजे से हैरान है और उसके जज्बात मिले जुले हैं। वह इसे एक दिखावा वार्मिंग अप मैच बनाना चाहता था, लेकिन उन्हें हो येओंग के रूप में एक मॉन्स्टर मिला जिसने अकेले उनकी टीम को रोक दिया। उसका असिस्टेंट भी सोचता है कि हो येओंग का ऑफ द बॉल प्ले और स्प्रिंटिंग स्पीड खास तौर पर कमाल का है। वह सोचता है अगर ये लड़का ऐसे खेलता रहा तो वह एक स्टार बनेगा। वह कहता है कि हो येओंग के बेसिक्स अभी कमजोर हैं, लेकिन वह तेज, स्मार्ट और सबसे बढ़कर फुटबॉल खेलने में मजा लेता है। वह सोचता है कि देखना होगा येओंग में वाकई ज्यादा पोटेंशियल है या नहीं। हो येओंग के माता पिता मैच के बारे में बात कर रहे हैं। कार्लोस उनसे मिलने आता है। हो येओंग के पिताजी को फुटबॉल आइकन देखकर घबराहट होती है, लेकिन हो येओंग की मम्मी को थोड़ी स्पेनिश आती है, इसलिए वह कार्लोस से बात करती है। कार्लोस उन्हें बताता है कि उनका बेटा एक कच्चा हीरा है जिसे चमकाने की जरूरत है, इसीलिए वह उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है ताकि वह उनकी अकादमी में ट्रेनिंग कर सके। जब वे ये बात कर रहे होते हैं, हो येओंग सिस्टम विंडो को देख रहा होता है जो उसे कोस्टा और कासमेओ के टैलेंट्स की लिस्ट दिखा रही होती है। वह कासमेओ से बी ग्रेड बॉल इंटरसेप्शन स्किल चुनता है और फिर सोचता है कि कोस्टा से क्या ले। फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट उसी रैंक का है जो उसके पास है, इसलिए हो येओंग इसे लेने में कोई फायदा नहीं समझता। उसे लगता है कि वह कोस्टा की मजबूत और ट्रेन की हुई टांगों का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसकी स्प्रिंटिंग स्पीड सुधरेगी। जैसे ही वह टैलेंट चुनता है, हो येओंग को अपनी टांगों में ताकत महसूस होती है। वह सोचता है कि अगर वह ऐसे टैलेंट्स इकट्ठा करता रहा तो वह इतिहास का बेमिसाल फुटबॉल प्लेयर बन सकता है। तभी सिस्टम कहता है कि वह अगले 7 दिन तक कोई दूसरा टैलेंट कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी एक ऑरेंज टैलेंट कॉपी कर रहा है। हो येओंग सोचता है कि कोई बात नहीं, वह इस वक्त में अपने टैलेंट्स को ट्रेन कर सकता है। थोड़ी देर बाद एक प्रेजेंटर आता है और हो येओंग से पूछता है कि आज उसकी एक्स्ट्रा मोटिवेशन का राज क्या है। हो येओंग बताता है कि बेरोजगार लोग जो सारा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, उन्होंने कहा था कि वह विदेशी टीम के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाएगा, इसलिए वह उन्हें गलत साबित करना चाहता था। प्रेजेंटर प्रभावित होता है और अगले इंटरव्यू के लिए चला जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर हो येओंग की बातों को पसंद करता है और हंसते हुए कहता है कि यह लड़का जरूर स्टार बनेगा।
दृश्य बदलता है। मुख्य किरदार जवाब देता है, क्या मुझे ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब ने रिक्रूट किया है? उसकी माँ कहती है, हाँ, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। सबसे पहले तुम अकादमी जाओगे, उसके बाद तुम्हारे रेगुलर्स के साथ टेस्ट होंगे, लेकिन बोर्ड तुम्हें विदेश नहीं जाने देगा। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? होयोंग ने जवाब दिया, आपका मतलब है कि मैं अभी अकेले विदेश जाने के लिए बहुत छोटा हूँ, है ना? माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही, तुम तो बहुत समझदार हो। पिता ने समझाते हुए कहा, आर्टिकल 19 के अनुसार खिलाड़ी केवल तभी विदेश जा सकते हैं जब वे 18 साल से ऊपर हो। यह नियम युवा खिलाड़ियों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए बनाया गया है। फिर उन्होंने आगे कहा, और इस बात से कि साओ पाउलो कॉन्ट्रैक्ट पर विचार कर रहा है, यह साफ है कि उनके पास पहले से ही कोई योजना है जिससे इस नियम का समाधान निकल सके। थोड़ी देर सोचने के बाद होयोंग ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि कोच कार्लो मुझे बिना मिले क्यों चले गए? उसकी मां जवाब देती है, वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और तुम्हें पता है लोग तुम्हारे लिए कितने फैसिनेटेड होते हैं, इसलिए कोच ने सिर्फ मम्मी और पापा से थोड़ी देर के लिए बात की। पिता ने कहा, और जाहिर है हमने मना कर दिया। हम अपने 10 साल के इकलौते बेटे को अकेले विदेश कैसे भेज सकते हैं? यह सुनकर होयोंग हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। लेकिन तभी पिता हंसते हुए बोले, अरे बेटा, ये तो मजाक था। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा अगर हमारा बेटा खुश है वह जहां चाहे जा सकता है। खुशी से होयोंग ने अपना हाथ हवा में उठाया और कहा, बिल्कुल, मैं ब्राजील की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहता हूं। ब्राजील ने कई फुटबॉल सुपरस्टार्स दिए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूं। खासकर फुटबॉल की मदद से मुझे साउथ अमेरिका के युवाओं के टैलेंट को बढ़ाने का मौका मिलेगा। यह सिर्फ एक सामान्य स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम नहीं है। अगर मैं यूथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं तो मैं पैसे भी कमाने लगूंगा। उसकी मां कहती है, मैंने सुना है वहां कई कोरियन दोस्त होंगे, लेकिन तुम्हें और भाषाएं सीखनी होंगी। तुम्हें ब्राजीलियन और पुर्तगाली सीखना चाहिए। मुख्य किरदार जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं अभी से सीखना शुरू कर दूंगा। अब मैं जितना जल्दी हो सके जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कार्लो के साथ जाने के लिए यूथ टूर्नामेंट खत्म होने तक इंतजार करना होगा। तब तक मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि चाबम एफसी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। ये वाकई में दुनिया के यूथ के लिए एक बड़ा मौका है। टूर्नामेंट 18 तारीख से शुरू हो रहा है और एंट्री 16 तारीख को बंद हो जाएगी। मतलब मेरे पास अप्लाई करने के लिए अभी भी 5 दिन बचे हैं। मेरे पास अब भी एक मौका है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। आज मैंने खुद को ज्यादा थका दिया। अब से मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। वह सोचता है कि सिर्फ अच्छे फुटबॉल स्किल्स होना ही काफी नहीं है, बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। वह बताता है कि रोनाल्डो को बहुत चोटें आई थीं, ज्यादा मेहनत करने के कारण, खासकर घुटनों में। मुझे अपनी चोट के लिए खास ट्रेनिंग करनी होगी। उसकी मां आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं। मुख्य किरदार जवाब देता है, मुझे लगता है मैं बस थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। माँ उसके पैर दबाती है और कहती है, अगर इतना दर्द हो रहा है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। मैं बस तुम्हें स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुख्य किरदार सहमत होता है, हाँ माँ। जब वह सोने लगता है, वह कहता है, माँ का मसाज सच में मदद कर रहा है। टीवी पर मुख्य किरदार को देखते हुए कोई कहता है, मुझे बहुत गर्व है। फिर वह सोचता है, लेकिन टूर्नामेंट आने वाला है, एक कमजोरी है। ये बहुत अलग और चैलेंजिंग होगा। अगर हम उसकी स्किल्स को हमारी टीम के लिए देखें तो हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। हम देखते हैं कि होयोंग के कोच चाबम से बात कर रहे होते हैं। ये वही चाबम है जो कोरियन नेशनल फुटबॉल टीम के लीजेंड रह चुके हैं और अब उस अकेडमी के ओनर है जहां होयोंग प्रैक्टिस करता है। चाबम कहते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं छोटे चैट को देख रहा हूँ। वो बहुत तेज दौड़ता है। अभी तो छोटा है, लेकिन उसका खेल बहुत समझदारी से भरा हुआ है। मुझे लगता है वो एक मजेदार खिलाड़ी साबित होगा। वो आगे कहते हैं, मुझे उसे खुद अपनी आंखों से देखना होगा। मैं काम में बहुत बिजी था। अगला लेसन कब है? कोच जवाब देते हैं, अगला लेसन कल दोपहर 2 बजे है। चाबम कहते हैं, तो फिर मैं कल सुबह बच्चे के माता पिता को कॉल करूंगा। अगले दिन होयोंग और उसकी मां चाबम से मिलने जाते हैं। दोनों की आंखों में हैरानी और उत्साह साफ दिखाई देता है। चाबम मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तुम ही हो होयोंग? होयोंग मन ही मन खुशी से सोचता है, कोरियन फुटबॉल का लीजेंड मेरे सामने खड़ा है। चाबम उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या तुम एक बॉम्बर नहीं हो? बॉम्बर उसे कहते हैं जो बहुत सारे गोल स्कोर करता है। होयोंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। चाबम हंसते हुए कहते हैं, तुम तो काफी दिलचस्प लड़के लगते हो। इसके बाद चाबम उन्हें बातचीत के लिए अंदर ले जाते हैं। कमरे के अंदर चाबम कहते हैं कि वो यह तय करेंगे कि होयोंग को यूथ कंपटीशन में खेलने देना है या नहीं। इसके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। वो होयोंग की मां से अनुमति मांगते हैं। मां होयोंग के चेहरे की तरफ देखती है और उसके एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि वो वर्ल्ड यूथ कंपटीशन में खेलना चाहता है।
माँ मुस्कुराती है और टेस्ट के लिए हाँ कह देती है। होयोंग अपने जूतों के फीते बांधता है और टेस्ट के लिए मैदान में उतरता है। वो वहाँ अंडर 13 टीम को देखता है। ये पहली बार है जब वो अपने से बड़े खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक काले जर्सी वाले लड़के पर टिक जाती है। वो सोचता है, ये लड़का इतना लंबा क्यों है, ये तो जैसे कोई जायंट लग रहा है। फिर वो अपनी आंखों की एबिलिटी एक्टिव करता है ताकि वो उस लड़के की टैलेंट्स देख सके। उसे दिखाई देता है फुटबॉल प्रोडिजी, C+ वाइड ओपन ग्रोथ पोटेंशियल, B+ कॉन्फिडेंट हेडिंग, B- होयोंग सोचता है इसके टैलेंट्स तो गजब के हैं। तभी वो याद करता है कि चा बम ने उसे जो टेस्ट दिया है वो है 11 बनाम 11 का फुल कोर्ट गेम। अब मैच शुरू होता है। हमेशा की तरह होयोंग फॉरवर्ड पोजीशन में खेल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वो देखता है कि कोई भी खिलाड़ी उसे पास नहीं दे रहा। वो जोर से चिल्लाकर पास मांगता है, लेकिन उसके सारे टीममेट्स उसे इग्नोर कर देते हैं। होयोंग सोचता है, ये लोग मुझे एक बार भी पास क्यों नहीं दे रहे, ये तो जैसे मुझे इनविजिबल मान रहे हैं। क्या ये लोग सीनियर होने का रौब दिखा रहे हैं? फिर वो गुस्से में सोचता है, अगर ऐसा है तो अब मैं खुद ही बॉल ले लूंगा। मैदान में एक खिलाड़ी बॉल ड्रिबल करते हुए विपक्षी टीम के डिफेंडर्स को पार करने में फंसा हुआ होता है। वो होयोंग को एकदम सही जगह पर खड़ा देखता है। होयोंग पूरे दम से चिल्लाकर बॉल मांगता है। सारे खिलाड़ी उसकी जोरदार आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं। कोच और चा बम दूर से उसकी बेताबी देखकर हंस रहे होते हैं। चा बम कोच से कहते हैं, अगर टीम के अंदर ट्रस्ट नहीं है तो एक ही रास्ता बचता है, अपनी स्किल दिखाओ। फुटबॉल में खुशी तब मिलती है जब बॉल तुम्हारे पास हो। बेशक रिस्क होता है कि कोई छीन ले, लेकिन असली फुटबॉल वही है। देखो होयोंग को, वो इस सोच को मैदान पर उतार रहा है। अचानक हम देखते हैं कि होयोंग खुद ही अपने ही टीममेट से बॉल छीन लेता है। टीममेट गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन होयोंग बॉल लेकर पूरे जोश और गुस्से से आगे की तरफ दौड़ता है। वो सोचता है, अगर ये मुझे टीममेट नहीं मानते तो अब मैं अपनी स्किल से इन्हें मजबूर कर दूंगा। वो अपनी जबरदस्त स्पीड से 3 खिलाड़ियों को एक झटके में पार कर जाता है। खिलाड़ी उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं। एक डरावने और जोशीले अंदाज में वो चिल्लाता है, हटो मेरे रास्ते से। सामने से एक डिफेंडर उसे ब्लॉक करने आता है, लेकिन होयोंग बॉल को ऊपर उठाकर उस लंबे खिलाड़ी की तरफ पास कर देता है। लंबा खिलाड़ी हवा में ऊंचा कूदकर हेड से गोल कर देता है। सिस्टम विंडो सामने आती है और एक कंडीशन शो होती है। उस लंबे खिलाड़ी से एक टैलेंट पाने के लिए क्या शर्त पूरी करनी होगी? होयोंग सोचता है, चलो अब हाइट इंक्रीज टैलेंट टारगेट करते हैं। असल में होयोंग नंबर 9 के वाइड ग्रिप टैलेंट को कॉपी करना चाहता है ताकि वो अपनी हाइट बढ़ा सके। इस टैलेंट को कॉपी करने के लिए कंडीशन है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल मैच में 15 या उससे ज्यादा असिस्ट करना और 250 मिनट से ज्यादा ऑफिशियल मैच में साथ में फुटबॉल खेलना। नंबर 9 का नाम है सेओक। वो एक फेमस डोमेस्टिक फुटबॉल प्लेयर है और उसे कोरियन ज़्लाटन भी कहा जाता है। मैच के दौरान सेओक होयोंग से कहता है, नाइस पास। सेओक का हथियार है उसकी जबरदस्त हाइट, जो अभी 12 साल की उम्र में 170 सेंटीमीटर है और आगे चलकर 190 सेंटीमीटर तक बढ़ेगी। यही उसका टैलेंट है, इसीलिए वाइडली ओपन ग्रोथ रेट B+ कोई कमजोर टैलेंट नहीं है। होयोंग सोचता है, मैं ये टैलेंट जरूर पाऊंगा। पूरे गेम के दौरान होयोंग लगातार सेओक को असिस्ट देता है और सेओक गोल करता जाता है। मैच के बाद चा बम होयोंग के साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं, इस मैच में तुमने 1 गोल किया और 3 असिस्ट दिए। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हें असिस्ट करना ज्यादा पसंद है या खुद गोल करना? होयोंग जवाब देता है, नहीं, मुझे खुद गोल करना ज्यादा पसंद है। चा बम फिर पूछते हैं, तो फिर तुमने गोल करने का मौका होते हुए भी सेओक को पास क्यों दिया? होयोंग कहता है, ताकि टीम के लोग मुझसे अलर्ट ना रहें और मुझे अपना साथी माने। चा बम मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बहुत समझदार हो, तुम टीम मेंबर्स की सोच समझ सकते हो। आज से तुम कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करोगे। कोच तुम्हारी माँ से इसके बारे में बात करेंगे। होयोंग हाँ कहता है और फिर अपनी आंखों की एबिलिटी से चा बम के टैलेंट को चेक करता है। उसे बहुत सारे जबरदस्त टैलेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी नजर चा बम की थाइस पर जाती है जहां L लेवल टैलेंट होता है। होयोंग सोचता है, ए का मतलब जरूर लेजेंड होगा। मैंने आज तक ऐसा ग्रेड नहीं देखा। चा बम की ट्रेडमार्क है उनकी 31 इंच की थाइस, जिनमें होता है जबरदस्त पावर और मैराथन जैसी स्टेमिना। उनकी स्पीड उनके बेटे चैड से भी तेज है, जिसे कोरियन फुटबॉल इतिहास का सबसे बेस्ट फिजिक मिला है। जैसा कि एक लेजेंड से उम्मीद की जाती है, उनके टैलेंट को पाने की कंडीशंस बहुत कठिन है। फिर चा बम पूछते, साओ पाउलो से कुछ खबर आई? उन्होंने तुम्हें ब्राजील आने के लिए कहा। पिछली बार उन्होंने हमारी एकेडमी से एक और प्लेयर ले लिया था। होयोंग जवाब देता है, हाँ, मुझे एक ऑफर मिला है। चा बम पूछते हैं, तो तुम करना क्या चाहते हो? होयोंग उत्साह से जवाब देता है, मैं जाना चाहता हूँ। चा बम मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और कहते हैं, अच्छा फैसला है। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनना है तो तुम्हें मेहनत और धैर्य रखना होगा। अपना टैलेंट निखारने के लिए किसी दूसरे देश का अनुभव लेना बेहतर होता है। होयोंग झुककर आदर से कहता है, सलाह के लिए धन्यवाद। चा बम कहते हैं,
अगर तुम विदेश भी चले जाओ तो भी हमसे संपर्क बनाए रखना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। उस दिन के बाद से होयांग ने टीम की प्रैक्टिस में पूरे जोश से हिस्सा लेना शुरू किया और टीम में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश की। वो लगातार सेओक को असिस्ट करता रहा और इसी वजह से उसका पोजीशन बदलकर सेकंड स्ट्राइकर हो गया। सेकंड स्ट्राइकर एक ऐसा पोजीशन होता है जो फॉरवर्ड स्ट्राइकर की मदद करता है और सीधे स्कोरिंग में योगदान देता है। इस पोजीशन में खिलाड़ी को अटैकर और मिडफील्डर दोनों की भूमिका निभानी होती है, जैसे कि ड्रिबलिंग, ब्रेक थ्रू, पासिंग और गोल करना। कोच कहते हैं, होयांग तुम्हें अटैकिंग में लीड लेनी है, लेकिन ज्यादा दबाव मत लेना और कॉन्फिडेंट रहो। होयांग मुस्कुराकर जवाब देता है, चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी होयांग लगातार असिस्ट प्ले करता रहा, यहां तक कि कंपटीशन से एक दिन पहले भी, क्योंकि वो सेओक का टैलेंट हासिल करना चाहता था। वो पास देता है, सेओक ऊंचा कूदकर हेडर मारता है और गोल कर देता है। कोच सोचते हैं, इस लेवल पर हम आसानी से क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकते हैं। आखिरी ट्रेनिंग सेशन के बाद सब खिलाड़ी थककर मैदान से जा रहे होते हैं, लेकिन होयांग की नजर सिस्टम मैसेज पर होती है, जिसमें लिखा होता है, पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है, अब उसे बस दूसरी शर्त पूरी करनी है। उसे सेओक के साथ 250 मिनट ऑफिशियल मैच में खेलना होगा। एक मैच 50 मिनट का होता है, तो उसे ये कंडीशन पूरी करने के लिए कम से कम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना होगा। अगले दिन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप की शुरुआत होती है, जहां दो कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्ट डेस्क पर बैठे हैं। एक कहता है, कोरिया और एमबीएस द्वारा आयोजित विश्व युवा चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। मैं आज कमेंट्री करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और मेरा नाम को है। दूसरा कमेंटेटर जोड़ता है, सभी को नमस्कार। यह कोरिया में 2002 फीफा वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हो रहा विश्व युवा चैंपियनशिप है। इस साल पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। प्लेयर मैदान में उतरते हैं, जिसमें हमारा मुख्य किरदार भी है। वह नेचुरल ग्रास देखकर आश्चर्यचकित होता है। यह मैदान वाकई बहुत ऑथेंटिक लगता है। हमारे ओपोनेंट्स पोलैंड है, मतलब मुझे शायद लेंडोस्की देखने को मिलेगा, जो दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनने वाले हैं। उनके साथ लिस स्वेज और हैरी केन भी यहाँ होंगे। पीओ फुटबॉल टीम का लेजेंड लवेन भी खेल रहा होगा। मुख्य किरदार जानता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह मैच किसी भी कीमत पर जीतना है। वह विरोधी टीम की ताकतों का एनालिसिस करना शुरू करता है। जैसे ही चाबुम और पोलिश नेशनल टीम के बीच मैच शुरू होता है, सीओ कमेंट करता है, अब तक के गेम के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? दूसरा कमेंटेटर जवाब देता है, मुझे लगता है चाबुम जरूर जीतेंगे। युवा खिलाड़ी आज खासकर बहुत डायनामिक लग रहे हैं। चाबुम की टीम 4-4-2 फॉर्मेशन में है और अपने ओपोनेंट्स पर पूरा प्रेशर डाल रही है, जबकि पोलिश टीम 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेल रही है और अपनी फिजिकलिटी का बेनिफिट उठा रही है। देखो, सेंटर में एक गैप है। एक पोलिश खिलाड़ी चिल्लाता है, गेंद जल्दी से आगे पास की जाती है। कमेंटेटर नोट करता है कि पोलिश टीम के 5 मिडफील्डर्स अपनी पासिंग से मैच पर कंट्रोल कर रहे हैं। एक खिलाड़ी चिल्लाता है, गो ऑन, शूट करो। जैसे ही एक पोलिश खिलाड़ी तेज शॉट लेता है, हमारी टीम स्ट्रगल करती है गेंद को पकड़ने में। कमेंटेटर अनाउंस करता है, गेंद आगे पास की रही है और ऐसा लग रहा है कि चाबुम की टीम हार के ब्रिंक पर है। उनका डिफेंस पूरी तरह टूट चुका है। एक पोलिश खिलाड़ी कहता है, आखिरकार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। रोसवात आगे बढ़ता है। वह सोचता है, पहली टच मिलते ही मैं 1-on-1 किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी हमारा मुख्य किरदार आता है और गेंद छीन लेता है। पोलिश खिलाड़ी दंग रह जाता है, ये क्या? यह तो स्ट्राइकर है। मुख्य किरदार एक लंबा किक देता है और चिल्लाता है, दौड़ो। टीम गेंद के साथ तेजी से आगे बढ़ती है। विरोधी टीम का एक खिलाड़ी तैयार खड़ा होता है और कहता है, मैं देखूंगा कि तुम मुझे पास नहीं कर पाओगे। योयांग बड़ी फुर्ती से उसे चकमा देता है। वो सोचता है, ये क्यों दौड़ रहा है जबकि इसके पास बॉल भी नहीं है। योयांग खुद को बॉल लेने के लिए सबसे बेहतरीन जगह पर रखता है। टीम का साथी उसे बॉल पास करता है। योयांग अपनी राक्षसी स्पीड से दोनों डिफेंडर्स को चकमा देता है और उसी तकनीक से गोलकीपर को भी धोखा देकर गोल कर देता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है, पहले हाफ के 7वें मिनट में एफसी चाब ने अपना पहला गोल किया। युवा टीममेट्स उसके चारों ओर जमा होते हैं और उसे प्रेज करता है। यंग, वह एक अमेजिंग अटैक था और शानदार गोल। मुख्य किरदार जवाब देता है, मैं स्टाइल में गोल करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। वह खुद से हंसता है, शायद मेरी स्टाइल थोड़ी ज्यादा स्पीडी थी। कमेंटेटर आगे बढ़ता है, एफसी चाब अब 1 से आगे है। वह गोल बहुत शानदार था। यंग का पोटेंशियल लिमिटलेस लगता है। दूसरा कमेंटेटर कहता है, क्या यह खिलाड़ी फ्यूचर स्टार बन सकता है? वह प्रॉमिस दिखा रहा है। लेकिन एक क्रिटिक कहता है, मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। वह सिर्फ 9 साल का है। वह गेंद को व्हर्लविंड की तरह ले जा सकता है, लेकिन क्या वह लगातार गोल कर पाएगा? इसी बीच एक टीममेट सोचता है, अगर यह चलता रहा तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मुख्य किरदार चिल्लाता है, मुझे जल्दी पास दो, और गेंद पाता है। वह फॉर्मेशन स्कैन करता है और सोचता है, यहाँ कोई स्पेस नहीं दिख रहा। कमेंटेटर नोट करता है, यंग टेम शार्क को देख रहा है। उसे एक्टिव रहना होगा और मेन कैरेक्टर के साथ लिंक करना होगा। यंग आगे बढ़ता है, एक डिफेंडर को डॉज करता है
कमेंटेटर प्रेज करता है, यंग ने डिफेंस को बहुत खूबसूरती से चकमा दिया। मुख्य किरदार सोचता है, मैं कर सकता हूँ। एक टीममेट चिल्लाता है, यहाँ मुझे पास करो। मुख्य किरदार सोचता है, यह तो लो पास का सिग्नल है, लेकिन मुझे डर है कि वह इंटरसेप्ट कर सकता है। परफेक्ट असिस्ट देने के लिए डिटरमाइंड, वह गोल की तरफ बढ़ता, लेकिन शॉट लिया जाता है और यंग का मिड रेंज शॉट सीधे नेट में जाता है। कमेंटेटर अमेज्ड होता है, उसने सिर्फ असिस्ट नहीं किया बल्कि खुद गोल किया। दूसरा कमेंटेटर जोड़ता है, वाकई उसने पहले खुद गोल किया। क्या रिमार्केबल प्रदर्शन था। स्पेस बनाने के लिए हाई टेस्ट का मतलब है कि उसने टेम्पो स्लो किया, अपने लिए ओपनिंग्स ढूंढी और बेहतरीन स्किल्स दिखाई। ऐसा खेल हर स्मार्ट खिलाड़ी की पहचान होती है। ह्योयांग फिर गोल करने के बाद रोनाल्डो का चुराया हुआ सीयू सेलिब्रेशन करता है। आसमान की ओर देखते हुए वह मजाक करता है, लगता है मैं अपने अंदर का रोनाल्डो चैनल कर रहा हूँ। उसका मिड रेंज शॉट C+ ग्रेड का है, जो दिखाता है कि उसका टैलेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह सोचता है, अगर मैं अपनी शूटिंग स्किल्स और बेहतर कर सकूं तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने से मेरी पूरी ताकत बढ़ जाएगी। वह सोचता है कि वह और ज्यादा फुटबॉल खेलना चाहता है और पिच पर हर पल का आनंद लेना चाहता है। मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए। अपने घुटनों को स्ट्रेन किए बिना वह चिल्लाता है, हैट ट्रिक। भीड़ चीयर करती है जब वह अपना दूसरा गोल करता है और उसकी ताकत से गेंद नेट के कोने में चली जाती है। पोर्चुगीज खिलाड़ी चिल्लाते हैं, यह लड़का क्या मॉन्स्टर है। गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए एक टीममेट शिकायत करता है, तुम मुझे क्यों पास नहीं कर रहे। मुख्य किरदार जवाब देता है, कोई खास वजह नहीं है, हमें पहले जीतने पर फोकस करना है। तुमको थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं तुम्हारे लिए मौका बनाऊंगा। दूसरे हाफ में सिर्फ 13 मिनट बचे हैं और होयोंग फिर से आगे बढ़ता है और एक और गोल कर देता है। अपनी हैट्रिक पूरी करता है। वह बहुत खुश है। कमेंटेटर कहता है, ये खिलाड़ी कमाल का है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है। भीड़ जोर से तालियां बजाती है, उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और अनुमान लगाती है कि होयोंग को टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल मिल सकता है। मैच फिर से शुरू होता है और हम देखते हैं कि 3 विपक्षी खिलाड़ी होयोंग को मार्क कर रहे हैं। टीम का एक खिलाड़ी बॉल को खुले में पास करता है। होयोंग अपनी सुपर स्प्रिंट एबिलिटी से तीनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देता है और बॉल तक पहुंच जाता है। उसे दिखता है कि पास बहुत लंबा है और डिफेंडर पहले से सामने खड़ा है। तभी वो देखता है कि सियोक पूरी तरह से ओपन है। वो हवा में पास करता है और सियोक ऊंचाई में कूदकर हेडर से एक और गोल कर देता है। कमेंटेटर चिल्लाता है, क्या शानदार असिस्ट। और चा बम की टीम चौथा गोल सेलिब्रेट करती है। सियोक अपनी मां की ओर इशारा करता है, जो स्टैंड से चीयर कर रही होती हैं। होयोंग सोचता है कि सियोक अपनी मां के सामने गोल करना चाहता था। उसकी मां होयोंग को थम्स अप देती है और होयोंग भी वैसा ही इशारा करता है। सियोक पास आता है और कहता है, तेरा पास परफेक्ट था, थैंक यू। होयोंग जवाब देता है, फुटबॉल साथ में खेला जाता है, इसलिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैच खत्म होता है और चा बम की टीम पोलैंड को 4 से हरा देती है। मैच के बाद इंटरव्यूअर होयोंग से पूछता है, आपको 3 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, आपको कैसा लग रहा है। मुख्य किरदार जवाब देता है, हम जीते क्योंकि मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया। कमेंटेटर तारीफ करता है, तुमने प्रोफेशनल की तरह जवाब दिया, और कुछ कहना चाहोगे। मुख्य किरदार मुस्कुराता है और कहता है, आई लव यू मॉम और डैड, मैं बेस्ट फुटबॉलर बनने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैच के बाद वो खुद का इंटरव्यू देखकर शर्मा जाता है कि उसने अपनी इतनी गहरी भावनाएं और ख्वाहिशें जाहिर कर दी। इंटरनेट पर उसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। जिसने पहले कहा था कि होयोंग कभी विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ गोल नहीं कर पाएगा, वो अब माफी मांगता है और कहता है, अब से मैं होयोंग का आजीवन फैन रहूंगा। वो मुस्कुराता है और सोचता है, लगता है मेरा फैन बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले दिन उनकी टीम स्वीडन से खेलती है और उन्हें 3-2 से हरा देती है। फिर उन्होंने पुर्तगाल के खिलाफ मैच खेला। चैंपियनशिप के दावेदारों का सामना करना मुश्किल था, लेकिन होयोंग के कई गोलों ने मैच को ड्रॉ करवा दिया। अगले दिन उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पराग्वे से मुकाबला किया। होयोंग और सियोक ने लगातार 2 गोल करके कमबैक से जीत हासिल की। अब सेमीफाइनल है। विपक्षी टीम है जापान की अंडर 13 नेशनल टीम। ये ग्रुप ए की 2nd पोजीशन फिनिशर है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सोल के संगम स्टेडियम में खेलेगी। मैच शुरू होता है। अंडर 13 चा बम बनाम अंडर 13 जापान। होयोंग सोचता है, ये मैच मैं हार नहीं सकता, जापान से भी नहीं। वो एक खिलाड़ी की ओर देखता है और कहता है, वो वहां जापान का की प्लेयर कोगा शिंजी है। वो उसकी एबिलिटी स्कैन करता है। फुटबॉल प्रोडिजी, बी ग्रेट डेलिकेट टच स्किल, सी ऑफ द बॉल मूवमेंट। उसकी एक स्किल कॉपी करने के लिए कंडीशन है 5 बार उससे बॉल छीनना और मैच जीतना। वो सोचता है, मैं भी फॉरवर्ड और वो भी, मैं कैसे उससे बॉल छीनूंगा। डिफेंडर को तो मौका मिलेगा, मुझे नहीं। अब तो एक ही रास्ता है, फ्री रोल। वो शिंजी के पास जाता है और कहता है, अब तेरी मौत है।
शिंजी सोचता है, क्या पागल लड़का है। फ्री रोल एक ऐसा खेलने का तरीका है जिसमें खिलाड़ी मैदान में आजादी से कहीं भी घूम सकता है। इसमें खेलने के लिए बेहतरीन समझ, निर्णय क्षमता और सही समय पर सही जगह पर होना जरूरी होता है। अब होयोंग की स्ट्रेटेजी सेट हो जाती है। शिंजी जहां जाएगा वो वहीं जाएगा। पहले हाफ के 7वें मिनट में जापान की टीम टेम्पो तेज करती है। वो आपस में बॉल रोटेट करते हैं। शिंजी बॉल लेकर डीप अंदर आता है और देखता है कि होयोंग उसे फॉलो कर रहा है। शिंजी सोचता है, ये स्ट्राइकर यहां तक क्यों आ गया है। इसका शॉट और स्पीड तो अच्छा है, लेकिन मेरी बॉल कंट्रोल टेक्निक से नहीं जीत पाएगा। कोच चिल्लाता है, होयोंग तू अपनी पोजीशन से इतना दूर क्यों है। तभी अचानक होयोंग झट से शिंजी से बॉल छीन लेता है। कोच और शिंजी दोनों शॉक हो जाते हैं। वो तेजी से सामने की ओर दौड़ता है। कोच सोचता है, कितनी सफाई से बॉल छीनी है, ये डिफेंस में इतना अच्छा कब हो गया। होयोंग सोचता है, ब्राजील की साओ पाउलो टीम के कैसमीरो की प्रिसाइज बॉल परसेप्शन स्किल अब काम आ रही है।